साथियों नमस्कार। चैप्टर 5 महाजनपद काल एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। आज महाजनपद काल की संपूर्ण और समग्र जानकारी अर्जित करेंगे। महाजनपद काल, जिसे महाजनपदों का उदय और मगध महाजनपद का उदय इस रूप में देखा जाता है, और महाजनपद काल जहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का विस्तार हुआ। महाजनपदों का उदय और जन्म की बात करें तो जनपद राजा से महाजनपद सिटी स्टेट जैसे अवंती, क्षेत्रीय राज्य जैसे मगध, साम्राज्य जैसे मौर्य, इस तरीके से महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद के उदय के कारण की बात करें तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, मिट्टी का उपजाऊ होना, लौह प्रौद्योगिक और अतिरिक्त उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन, व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत, पंचमार्ग सिक्के अथवा आहत सिक्के, ये कुछ मूलभूत कारण हैं जिनके कारण महाजनपद के उदय हुआ, महाजनपद का उदय हुआ। सोर्स ऑफ महाजनपद की बात करें तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में, इन दोनों ग्रंथों में महाजनपद के नाम हैं। 16 महाजनपद के नाम की बात करें तो गांधार अफगानिस्तान में है, यहाँ पर तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है कंबोज, ये एक महाजनपद का नाम है जो कि राजपुर या हाटक आज के पाकिस्तान में है। मत्स्य महाजनपद जो कि राजस्थान में है, विराटनगर। अवंती मध्य प्रदेश, उज्जैनी और महिष्मती इसका क्षेत्र है। अस्मक आंध्र प्रदेश, पोटन अथवा पोटली। मगध बिहार, जिसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र भी जो है इसकी राजधानी बनी, जो आज पटना के नाम से हम जानते हैं। वज्जी, वैशाली, अंग, मालनी पुरानी राजधानी थी और चंपा नई राजधानी थी। कुरु इसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश में है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। पांचाल उत्तर प्रदेश, बरेली फर्रुखाबाद, कंपिल्य वेही क्षेत्र, अही क्षेत्र। सूरसेन उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में। वत्स्य उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी, मल्ल, पावा और कुशीनारा। कौशल, श्रावस्ती और अयोध्या। चेदी, सुक्तिमती और सोथवती। इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, काशी, चेदी, अवंती, मगध, वज्ज, अंग, मत्स्य, कंबोज, गांधार, इस तरीके से 16 महाजनपद हम मैप में देख रहे हैं। अस्मक आंध्र प्रदेश, इसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी ले सकते हैं। मगध के उत्कर्ष की बात करें तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार जिसे श्रेणिक कहा गया है, अजातशत्रु जिसे कुणिक कहा गया है, उदायन, नागदशक, ये अंतिम जो है हर्यक वंश का राजा था। इसी तरीके से शिशुनाग वंश जिसे नागवंश कहा गया है, यहाँ शिशुनाग, कालाशोक, काकवड़ ये शासक बने। नंद वंश, इसमें महापद्मानंद जिसे एक राट की उपाधि मिली थी, उसके बाद धनानंद या धननंद इन्हें कहा जाता है। ये नंद वंश के अंतिम राजा थे, इन्हीं को मारकर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव रखते हैं। मिलेशिया भाई बंधुओं और रिश्तेदारों की सेना को कहा जाता था। मित्र, कच्चे कच्चे मित्र, कच्चे पक्के मित्र, पक्के पक्के मित्र, इस प्रकार से मित्र को 3 रूपों में विभक्त करके देखा गया। बिंबिसार ने 500 शादियां की थी, इस बात का जो है वर्णन मिलता है। और महाशिला कंटक बहुत सारी चीज़ों का जो है बातें बताता है। सेना में पहली बार हाथी को शामिल किया गया, महापद्मानंद के द्वारा चारों दिशाओं के राजाओं को जीता गया। इस तरीके से हम देखते हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक ने लिखा है कि चंद्रगुप्त की सेना में चोर, उचक्के, डाकू हैं, ऐसी बात उन्होंने कहा है। ब्लूटार्क यूनानी लेखक ने लिखा है कि 6 लाख की सेना से संपूर्ण राज्य धनानंद को जीत लिया।
बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद को माना जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। उपाली ने विनय पिटक की रचना की। मगध का उत्कर्ष 3 राजवंशों के नेतृत्व में हुआ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी, तो इसके जो राजा हुए हैं बिंबिसार 546 से 449 ईसा पूर्व। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। गिरिव्रज और राजगृह उसकी राजधानी थी। महावद्य जातक के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से 3 प्रमुख थीं। कौशल राजकुमारी महाकौशला व कौशल नरेश महाकौशल की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। महाकौशल ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। चेलन्ना वज्र नरेश चेरक की पुत्री थी। क्षेमा वह एक मद्र राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अपनी सेना को सोड़नवत क्रम में व्यवस्थित किया और उसे एक राष्ट्रीय सेना में परिवर्तित कर दिया, इसलिए उसे श्रोणिक कहा जाता है। अपनी अनुशासित और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना के सहयोग से बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को पराजित किया। तत्पश्चात उसने अंग पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु अंग का गवर्नर नियुक्त किया गया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंडसेन महाप्रद्योग के इलाज के लिए अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। चंडसेन महाप्रद्योग पीलिया रोग से पीड़ित था। जीवक मालवती का पुत्र था। बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें याद रखना आवश्यक है। बात करें अजातशत्रु के 494 से 462 बीसी। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या कर मगध का शासन अपने हाथ में लिया। अजातशत्रु ने अपने मामा प्रसेनजीत को पराजित किया और उसे अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ करने के लिए बाध्य कर दिया। उसकी पुत्री का नाम वाजिरा था। प्रसेनजीत ने काशी के दहेज को पुनः अनुमोदित कर दिया। उसने अपने नाना चेटक को भी पराजित किया। उसने मगध के एक मंत्री वस्कार की कूटनीति का प्रयोग इस युद्ध में किया। उसने इस युद्ध में महाशिलाकंटक, रथ मूसल जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर चेटक को पराजित किया। इस प्रकार वज्र मगध का भाग बन गया। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त कुछ समय के लिए अजातशत्रु का गुरु था। बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना पर अजातशत्रु ने राजगृह के सप्त पर्णी गुफा में बौद्ध भिक्षुओं के महापंचायत का आयोजन किया। यह बौद्ध भिक्षुओं की प्रथम महापंचायत थी। महाकश्यप इस महापंचायत के अध्यक्ष थे। इस प्रथम महापंचायत को संगीति कहा गया। इस महापंचायत में सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ आचरणों का संकलन किया गया है और सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथों का संकलन इस महापंचायत में हुआ। बात करें उदयन की, तो उदयन अजातशत्रु का पुत्र अथवा उत्तराधिकारी था। उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त कर ली। उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के तट पर था। इसकी संरचना लगभग जल दुर्ग जैसी थी, वाटरफॉल। उदयन के पश्चात अनिरुद्ध और मुंडक उत्तराधिकारी बने। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यहाँ जो नोट रखने वाली बात है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अजातशत्रु के जो मंत्री थे वो कौन कौन से थे? वस्कार और सुनीत। आगे बढ़ते हैं। आगे है शिशुनाग वंश। नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अवंती नरेश अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती और वत्स को अपने साम्राज्य का भाग बना लिया, क्योंकि अवंती ने पहले ही वत्स को जीत रखा था। कालाशोक अथवा काकवड़ शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना। इसने द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। सर्वकामी सावक मीर अध्यक्ष थे इसके। इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म में विभाजित हो गया। इसे अस्थ वीरवादी, अपरिवर्तनवादी,
महासांगिक परिवर्तनवादी इस संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। अब बात करते हैं नंद वंश की। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इसे उग्रसेन भी कहा गया। महापद्मनंद ने हस्ती सेना की टुकड़ी का निर्माण किया और सभी दिशाओं में जाकर के सभी दिशाओं के राजा को पराजित किया। विराट, सौराष्ट्र, सौराट, सम्राट, भोज और भोज, इसलिए इसे अपरोपर शुभम एकराट कहा जाता है। इसे सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां से जिन की मूर्ति को उठा ले गया था। जितेंद्रिय महावीर को कहा जाता है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए महापद्मानंद ने भारतवर्ष नामक एक नहर का निर्माण कराया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। अंतिम नंद शासक धनानंद था। वह एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन अपनी जनता में अलोकप्रिय था क्योंकि उसने जनता पर भारी कर लगा रखा था। इसी के काल में मैसिडोनिया का शासक सिकंदर महान भारत के पश्चिमोत्तर पर हमला किया। वह पूरी दुनिया जीतना चाहता था। उसने पश्चिमोत्तर के अनेक राजाओं को पराजित किया। वह पूरब की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने मना कर दिया, इसलिए वह ब्यास नदी से वापस चला गया। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने उसके विरुद्ध, सिकंदर के विरुद्ध एक लोकप्रिय आंदोलन चलाया और वही सिस्टम से जब सिकंदर बाहर वापस चला गया, बाद में बेबीलोनिया जो आज के इराक में है, वहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो गई। फिर धनानंद को उसने गद्दी से उतारा। चंद्रगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त दोनों मिलकर के, दोनों सहयोग के साथ इस प्रकार मगध से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। विदेशी आक्रमण की बात करें तो ईरानी आक्रमण। ईरानी शासक सायरस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह भारतीय भाग को जीतने में असफल रहा। सायरस के पौत्र डेरियस प्रथम ने 518 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। सिंधु घाटी का क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था। भारत पर ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, तो खरोष्ठी लिपि का प्रवेश हुआ, स्तंभ लेखों का भारत में प्रवेश हुआ, स्तंभों का पालिश किए जाने की तकनीकी का विकास हुआ। मकदूनियाई आक्रमण की बात करें तो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर ग्रेट, पूरी दुनिया पर विजय चाहता था। यह मकदूनिया का राजा था और फिलिप का पुत्र था। अरस्तु उसका प्रधानमंत्री था। कानून एक मकड़े का जाला है जिसमें छोटे जीव फंस जाते हैं और बड़े जीव निकल जाते हैं। ये किसका कहना है? अरस्तु का। पूरी दुनिया को विजित करने की कड़ी में उसने सर्वप्रथम ईरान पर आक्रमण किया। उसने 330 ईसा पूर्व में अर्बेला की लड़ाई में उरियस तृतीय को हराया। इसके पश्चात सिकंदर भारत की तरफ मुड़ा। तक्षशिला के शासक आम्भी की भांति अनेक भारतीय राज्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पोरस जैसे कुछ राजाओं ने सिकंदर के साथ संघर्ष किया। पोरस बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन हाइडेस्पीच की लड़ाई, इसे झेलम की लड़ाई कहा जाता है, इसमें पोरस को पराजय मिली। सिकंदर इस भारतीय राजा के नायकत्व और साहस से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने पोरस के साथ उदारता किया और राज्य पुनः वापस कर दिया। अब सिकंदर गंगा घाटी की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दी। वह घर लौटना चाहते थे, अलेक्जेंडर उन्हें मना नहीं पाए, इसलिए उसने वापस लौटने का निश्चय किया। लेकिन उसकी वापसी की यात्रा अनेक मुश्किलों से भरी रही। अनेक गढ़ जातियों ने लौटती हुई उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसने किसी तरीके से सिंधु घाटी से अपनी सेना को सुरक्षित निकाला। रास्ते में वह बेबीलोनिया पहुंचा और गंभीर रूप से बीमार पड़ा और 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु मलेरिया रोग से पीड़ित होकर हो गई। अब आइए जानते हैं कि भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। तो राजनीतिक एकीकरण हुआ।
भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संबंध हुआ। भारत में पर्दे का आना यहीं से हुआ। पर्दे को यवनिका भी कहा जाता है। यवन प्रिया काली मिर्च को कहा जाता है। भारत में पर्दे का प्रवेश। भारतीय इतिहास में काल निर्धारण हुआ। 1905 ईस्वी में सोम शास्त्री ने कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की खोज की। ये एक प्रमुख पॉइंट है। इस तरीके से हम हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, जिसे नागवंश भी कहते हैं, और इसी के तरीके से फिर नंद वंश, और इसी तरीके से फिर किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। हमने इतनी सारी बातों की जानकारी आज महाजनपद काल के इस एपिसोड में जानी। इसी तरीके से हमारा यह क्रम प्राचीन इतिहास का लगातार चलता रहेगा और ये प्राचीन होते हुए मध्यकालीन और आधुनिक तक जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। इसी तरीके से की श्रृंखला लंबी और बढ़ती जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।